गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 12 साइंस के एल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में एल्कोहल एथेनॉल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया और उसकी जो क्रिया विधि है, ये टॉपिक क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये जो एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि है, ये अक्सर बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर की पूछी जाती है। तो आज के इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप एथेनॉल के निर्जलीकरण की ये जो क्रिया विधि है, इसको अच्छे ढंग से क्लियर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानेंगे एथेनॉल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया क्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जब एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH, ये है एथेनॉल। तो एथेनॉल को जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो एथेनॉल के एक अणु से एक जल का अणु निकल जाता है, जिससे हमें यहां एल्कीन यानी एथीन प्राप्त होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस अभिक्रिया को हम देखें कि इसमें जल का अणु किस प्रकार से निकलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इस एथेनॉल के अणु को मैं सरल तरीके से ऐसे लिख देता हूं, ताकि ये आपको अभिक्रिया आसानी से समझ आ जाए। देखिए मैंने क्या किया, इस CH3CH2OH को इस प्रकार से लिख लिया, HCH2CH2OH, और इस तीर के निशान के ऊपर क्या लिखेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नीचे लिख देंगे 433 से 443 केल्विन ताप। तो देखिए स्टूडेंट्स, OH ग्रुप जो है वो जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन को हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला नेक्स्ट कार्बन जो होगा उसे कहेंगे हम बीटा कार्बन। तो अब देखिए, जब अपने इस एथेनॉल के अणु को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो अल्फा कार्बन से OH समूह और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ये जल के रूप में निष्कासित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमें यहां ये पीछे संरचना जो बचती है, ये इस रूप में प्राप्त होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसे हम क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को एथीन लिखते हैं। और ये जो संरचना मैंने पहले लिखी थी, इसका नाम क्या है, एथेनॉल है। तो देखिए, एथेनॉल से हमें एथीन प्राप्त होगी, किस अभिक्रिया द्वारा, निर्जलीकरण द्वारा। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब ये जो एथेनॉल की अभिक्रिया है, इसकी क्रिया विधि को देखें तो इसकी क्रिया विधि में 3 स्टेप हैं। क्रिया विधि का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया का पदवार अध्ययन करना, स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म। तो अब हम चलते हैं इसकी क्रिया विधि के पदों को जान लेते हैं पहले, कि इसकी क्रिया विधि में कौन कौन से पद होते हैं, उन पदों के क्या क्या नाम होते हैं। तो इसकी क्रिया विधि में पहला पद होगा प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण, जिसे हम ऑक्सोनियम आयन का बनना भी बोलेंगे। दूसरा पद आएगा कार्बोकैटायन यानी कार्बोनियम आयन का बनना, या फिर जल का निष्कर्षण एवं कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन का बनना। और तीसरा स्टेप होगा प्रोटोन यानी H+ का निष्कर्षण एवं एल्कीन का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पहले स्टेप पर। पहला स्टेप क्या है, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण, जिसे हम ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं। तो इस अभिक्रिया में हमने एथेनॉल को किसके साथ गर्म किया था, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आयनित होकर क्या देगा, H+ आयन और HSO4- आयन। इस H+ आयन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बोल सकते हैं।
और साथ में इसने क्या कौन सा आयन दिया, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। अब देखिए एथेनॉल, एथेनॉल का जो अणु है CH3CH2OH, ये है एथेनॉल का अणु और इसमें ऑक्सीजन परमाणु पर जो कि केंद्रीय परमाणु है OH समूह का, एथेनॉल इस यौगिक में OH समूह जो है इसमें ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं, जिस कारण ये ऑक्सीजन परमाणु जो है एक लुईस क्षार की तरह व्यवहार करेगा और प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। ये जो H+ है ये क्या है, प्रोटॉन है। तो इस प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन परमाणु क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, जिससे क्या होगा, प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां इसको मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं, ये जो ऑक्सीजन है इसने इस प्रोटॉन को ग्रहण किया, ये जोड़ लिया, जिस कारण ऑक्सीजन परमाणु पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। इस एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोनित एल्कोहल, यानी प्रोटॉन वाला एल्कोहल। और ये एल्कोहल एथेनॉल था। कौन सा था ये, एथेनॉल। तो हम इसे ऑक्सोनियम आयन भी बोल सकते हैं। इस यौगिक में ऑक्सीजन परमाणु क्या है, हो चुका है, धनावेशित, इसलिए इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी पुकार सकते हैं। तो ये है ऑक्सोनियम आयन या प्रोटोनित एल्कोहल। तो एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि में पहले पद में हमने क्या देखा, एथेनॉल के अणु में जो ऑक्सीजन परमाणु है जिसके पास 2 लोन पेयर हैं, उसके द्वारा एक प्रोटॉन को ग्रहण किया गया, जिससे कि प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण हुआ। अब हम चलते हैं इसकी क्रियाविधि के दूसरे पद पर, जिसका नाम है कार्बोकैटायन का बनना, यानी जल का निष्कर्षण एवं कार्बोनियम आयन का बनना। तो प्रथम पद में, इस अभिक्रिया के प्रथम पद में हमने देखा कि प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था, प्रोटोनित एल्कोहल का। प्रोटॉन ग्रहण करने से एथेनॉल के द्वारा प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण हुआ था। अब ये जो प्रोटोनित एल्कोहल है, इससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन परमाणु जिसकी संरचना में ये तनाव आ चुका है, देखिए यहां ऑक्सीजन परमाणु जो उसकी संयोजकता 3 हो चुकी है और धनावेशित ऑक्सीजन परमाणु है, ये इस धनावेश को कम करने के लिए इस कार्बन ऑक्सीजन बंध के इलेक्ट्रॉन को खींचकर इस बंध को तोड़ देगा, जिसके फलस्वरूप यहां से विषमास विखंडन हो जाएगा। ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का ये जो बंध है, इसका विषमास विखंडन हो जाएगा, जिससे हमें यहां CH3CH2 पॉजिटिव ये एक कार्बोकैटायन मिलेगा और साथ में ये जल यहां से फ्री हो जाएगा। अब इस कार्बोकैटायन को हम बोलेंगे एथिल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे, एथिल कार्बोकैटायन यानी कार्बोनियम आयन। और ये क्या था, ये था प्रोटोनित एल्कोहल। तो इस क्रियाविधि के दूसरे पद में ये जो स्टेप हमने देखा, ये स्टेप होगा स्लो, और इस पद में एथिल कार्बोकैटायन का निर्माण हो रहा है और ये जो कार्बोकैटायन है मध्यवर्ती है और यहां पद जो है वो स्लो है, इसीलिए ये वेग निर्धारक पद भी है इस अभिक्रिया का। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या देखा, कार्बोकैटायन का निर्माण हुआ और जल का निष्कर्षण हो गया। अब चलते हैं इस अभिक्रिया के तीसरे पद पर, जिसका नाम है प्रोटॉन का निष्कर्षण एवं एल्कीन का निर्माण। तो दूसरे पद में हमें ये एथिल कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एथिल कार्बोकैटायन। अब इस एथिल कार्बोकैटायन को मैं इस प्रकार ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ये देखिए, इस एथिल कार्बोकैटायन को मैंने ऐसे लिख दिया HCH2CH2 पॉजिटिव। तो इस एथिल कार्बोकैटायन से किसका निष्कर्षण होगा, प्रोटॉन का। तो देखिए ये जो
कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस जगह विस्थानीकृत हो जाएंगे, जिसके फलस्वरूप यहां से ये विषमास विखंडन द्वारा बंध टूट जाएगा और इस बंध के 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, जिससे ये कार्बन परमाणु जो होगा उदासीन हो जाएगा और धनावेश इस प्रोटॉन यानी H के ऊपर आ जाएगा और ये H प्रोटॉन के रूप में निष्कर्षित हो जाएगा। ये देखिए, इससे हमें ये संरचना प्राप्त होगी। आप समझ गए स्टूडेंट्स? यहां से ये देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बंध के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो इलेक्ट्रॉन यहां से इस जगह मूव हो जाते हैं और यहां से इस प्रकार से ये बंध टूट जाता है विषमास विखंडन द्वारा, जिससे ये H जो है वो H पॉजिटिव के रूप में यानी प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें ये एथीन प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि एथेनॉल के निर्जलीकरण से क्या प्राप्त होती है? एथीन। अब वो एथीन कैसे प्राप्त होगी? इन 3 स्टेप के द्वारा। अब ये जो प्रोटॉन बनता है अंत में, ये प्रोटॉन अभिक्रिया के प्रथम पद में देखो क्या बन रहा था, साथ में प्रोटॉन के साथ में क्या बन रहा था? हाइड्रोजन सल्फेट आयन, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रथम आयनन से। तो वो जो प्रोटॉन है ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन से वापस जुड़कर क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए स्टूडेंट्स, एथेनॉल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया में क्रियाविधि में 3 पद हैं। पहला पद है प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण, और वो कैसे होता है? एथेनॉल का एक अणु जो है वो प्रोटॉन को ग्रहण करता है, जिसे प्रोटोनित अल्कोहल का निर्माण होता है। और दूसरे पद में वो प्रोटोनित अल्कोहल जो होता है विषमास विखंडन की क्रिया प्रदर्शित करता है और ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बंध का विषमास विखंडन से ये जल का अणु रिमूव हो जाता है और एथिल कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। और ये पद स्लो होता है और यही वेग निर्धारक पद है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। तीसरे पद में हमने जाना कि एथिल कार्बोकेटाइन, जिसको हमने इस प्रकार लिखा था CH3CH2 का, ऐसे इससे प्रोटॉन का निष्कर्षण हो जाता है और उसके फलस्वरूप हमें एल्कीन प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एथेनॉल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि को जाना। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो अल्कोहल विभिन्न प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उनमें निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या रहता है? जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल, वो इस अभिक्रिया को सबसे पहले प्रदर्शित करते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल उसके बाद और 1 डिग्री अल्कोहल सबसे अंत में ये अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो विभिन्न समावयवी अल्कोहलों में निर्जलीकरण अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता का ये घटता क्रम हमें प्राप्त होता है। क्रियाशीलता का कौन सा क्रम है? ये घटता क्रम। अब ये क्रम हमें इस प्रकार से क्यों मिलता है? क्योंकि 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसके ये यहां आयनन से द्वितीय पद में क्या मिलेगा? जो कार्बोकेटाइन मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल से, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। 2 डिग्री अल्कोहल के दूसरे पद के ये जल के निष्कर्षण से जो कार्बोकेटाइन मिलेगा वो 2 डिग्री होगा और 1 डिग्री वाले से 1 डिग्री कार्बोकेटाइन मिलेगा। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व जो होता है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री की तुलना में अधिक होता है। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल द्वारा ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया जो है सबसे पहले प्रदर्शित की जाएगी और 1 डिग्री अल्कोहल द्वारा ये निर्जलीकरण की अभिक्रिया सबसे लास्ट में प्रदर्शित की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एथेनॉल के निर्जलीकरण की अभिक्रिया और उसकी क्रियाविधि को जाना है। तो मुझे उम्मीद है मेरी आज की ये जो वीडियो है वो आपको काफी पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। आप मेरे इस चैनल को YouTube पर जाकर केमिस्ट्री पॉइंट के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।